अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा करती है। 2-3 एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो इस व्लॉग में आपकी नजर करेंगे। सबसे पहले तो एक इंतहाई अफसोसनाक खबर यह है कि स्वाबी में पाक फजाइया का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। ये अफसोसनाक वाकया स्वाबी में गंदफ के मकाम पर पेश आया है और मुझे याद है कि आज से ठीक 9 बरस पहले 25 मई 2015 को भी इसी मकाम पर पाक फजाइया का एक तरबीती तैयारा गिरकर तबाह हुआ था और उस वक्त भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। अब स्वाबी का मकाम क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स बेस रिसालपुर करीबी है, तो रिसालपुर में जो फ्लाइंग ऑफिसर्स होते हैं, जो तरबियती परवाजें होती हैं वहाँ पर होती हैं और लाइकली मशाक तैयारा होता है क्योंकि मैंने खुद मशाक में फ्लाई किया हुआ है। और पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर विजिट के दौरान ये एक जॉय राइड जिसको कहते हैं उसमें मैंने मशाक में फ्लाई किया है, तो मुझे अंदाजा है कि इसमें 2 लोग सवार होते हैं पायलट के साथ, आप बैठे हुए होते हैं। और आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज के डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट था एक 2010 में पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर में, एंड आई फॉर्चुनेटली वन दैट कॉम्पिटिशन और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी वाले उन पार्टिसिपेंट्स को जॉय राइड कराते हैं। तो आई वाज वन ऑफ दोज पार्टिसिपेंट्स और मैं लकीली विनर भी था उस इवेंट का। तो मुझे आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम मशाक में जब आप फ्लाई करते हैं ऊपर तो आपको नीचे से जो है हरियाली नजर आ रही होती है, खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर से आप गुजरते हैं और नीचे बड़ी खूबसूरत साइट्स आपको देखने को मिलती हैं। और फिर वहाँ पे तो ज़ाहिर है बड़े ट्रेन्ड ऑफिसर्स होते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर्स पाक फ़ज़ाइया के। ऊपर जाते हैं तो वो आप नेगेटिव और पॉजिटिव जीज़ जो है ना, एंटी ग्रेविटी है और फिर ज़मीन की तरफ जाते हुए भी महसूस करते हैं। और फिर वो कंट्रोल भी पायलट एक ख़ास मकाम के ऊपर जाके वो आपके हाथ में देता है कि जी आप इसको एन्जॉय करें। तो बहरहाल फॉर्चुनेट बात ये है कि स्वाबी के मकाम पर जो पाक फ़ज़ाइया का तरबीती तैयारा गिरा है उसमें दोनों जो पायलट्स मौजूद थे, उन्होंने पैराशूट्स की मदद से अपनी जान बचाई है। ताहम ज़ाहिर है इंजरीज़ होती हैं, माइनर इंजरीज़ होती हैं, जान दोनों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज रखी है। अफ़सोसनाक ये वाक़या है जो स्वाबी के मकाम पर पेश आया है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। अल्लाह करे कि दोबारा जो है वो इस तरह के हादसात ना हों। ताहम ये तरबियती तैयारा और ज़ाहिर है इस तरह की जो तरबियती मशक़ें हैं उनमें इस तरह के मामलात हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आज से ठीक 9 बरस पहले का एक इंसिडेंट मुझे याद है, हो सकता है इसके बाद भी इंसिडेंट्स हुए हों। अच्छा, जो पॉलिटिकल डोमेन के अंदर इस वक्त इंपॉर्टेंट खबरें हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुतालिक मैंने ये कहा था कि पीटीआई के एहतजाज को जो कोई नाकाम समझ रहा है तो ये उसकी भूल है, गलती है। पीटीआई का प्रोटेस्ट और उसके बाद जो खामोशी नजर आ रही है आपको, वो किसी तूफान का पेश खैमा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रोटेस्ट से जो पीटीआई क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बिल को रोकना चाहती थी, जो गेन करना चाहती थी, वो ये है कि कम से कम ब्रेक लग गई है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का बिल है वो फौरी तौर पर नहीं आ रहा। मैं आपको बार बार ये बता रहा था कि लाइकली एससीओ सरबराही इजलास के बाद आएगा और ये समर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का, और यही हुआ है क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब का मुतालबा भी यही था कि एससीओ सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद इसको टेबल किया जाए। तो बिल्कुल अब ये मामला टल गया है और एससीओ सरबराही इजलास के बाद ही होगा, नंबर वन। और मैं ये समझता हूँ कि ये पीटीआई के एहतजाज का बहुत बड़ा समर है, प्रोडक्ट है। दूसरी बात यह है कि आज ही शिबली फराज साहब से मीडिया टॉक के दौरान एक सवाल हुआ और वो सवाल था हुकूमत की तब्दीली के लिए किसी डील से मुताल्लिक कि क्या हुकूमत की तब्दीली के लिए कोई डील हो रही है, जिसपे उन्होंने कोई जवाब ना हाँ में दिया ना में दिया। और जब जाहिर है खामोशी हो तो फिर आप समझ जाइए कि कुछ तो है, दाल में कुछ काला तो है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस कदर खामोश है, मैं आपको ये बता दूं कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात इसी एहतजाज के दौरान अडयाला जेल में इमरान खान साहब से हुई है, तो इमरान खान साहब भी इस सारे मामले के ऊपर कंप्लीटली ऑन बोर्ड है और जो कुछ हो रहा है वो स्ट्रेटेजिकली हो रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस सारे मामले में, और लाइकली आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि जब एससीओ सरबराही इजलास के बाद कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहीं ना कहीं मौजूद हो और ऑन बोर्ड हो इस सारे मामले में। क्योंकि कल मेरी मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी में इंतहाई जिम्मेदार आदमी और ख़ास तौर पर लीगल माइंड है कामरान मुर्तज़ा साहब, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंक्लूड करने का जो मुतालबा है वो हमारा हुकूमत से है कि पीटीआई इंक्लूसिव अमेंडमेंट होनी चाहिए जो सबको काबिल कबूल हो। तो जाहिर है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पीटीआई इस पे ऑन बोर्ड हो सकती है। और अगर खामोशी कहीं किसी तूफान का पेश खैमा है, कोई ऐसी डील चल रही है कि जिसमें शहबाज हुकूमत खतरे में है, तो ये भी लाइकली एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस हुकूमत को साइड पे किया जाए। और शायद इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी खासे मुतहर्रिक हुए हैं
ان کو شاید اندازہ ہے کہ جو ڈرائیونگ سیٹ ہے اب اس کے اوپر ڈرائیور کو چینج ہونا ہے، فیس جو ہے وہ تبدیل ہونا ہے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ انڈیکیشن ہے جو مل رہی ہے. یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اس پروٹیسٹ کا ایک ثمر ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے. تو ابھی یہ فیصلہ ہوا ہے اور فاروق شنائک صاحب نے بھی کہہ دیا، اور میں نے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ آج کابینہ اجلاس کے بعد آپ کو ایک خبر سننے کو ملے گی کہ جسٹس منصور علی شاہ کے بطور چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہونے جا رہا ہے. ہو سکتا ہے آج ہو جائے، ہو سکتا ہے کل ہو جائے، یعنی آج کل کے اندر یہ نوٹیفیکیشن آپ کو نظر آ جائے گا، جس کا بنیادی مقصد کچھ ابہام جو ہے ان کو دور کرنا ہے، لوگوں کو یہ تسلی کرانا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہیں ہوں گے. لیکن ایک سوال موجود ہے کہ کیا وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے؟ تو اس حوالے سے ججز کے مابین اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں، اور ان اختلافات کو اور ان تلخیوں کو دور کرنے کے لیے ایک جج صاحب آج ایکٹیو نظر آئے، اور وہ جج صاحب ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی. اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو لے کر بھی، کیونکہ ان کا بھی اختلافی نوٹ تھا ریزرو سیٹس کے معاملے میں، اور خیال یہی کیا جا رہا تھا کہ یحییٰ منصور علی شاہ صاحب نہیں ہوں گے تو یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج ہوں گے. لیکن اب اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو تیسرا سبب بتا دوں پاکستان تحریک انصاف کی اس پروٹیسٹ کا، اگر ایسا ہوا تو یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو کریڈٹ جائے گا کہ پی ٹی آئی ڈٹ گئی. وہ یہ کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے، اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کے چیف جسٹس نہیں بنتے ہیں یا ان کی عمر کی حد نہیں بڑھائی جاتی ہے، تو پھر جسٹس یحییٰ آفریدی بڑے برائٹ کینڈیڈیٹ ہیں فار ٹو بیکم چیف جسٹس آف کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اور یہی وجہ ہے کہ میڈیشن کے لیے جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں وہ رول پلے کر رہے ہیں. تلخیوں کو دور کرنے کے لیے آج ان کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، جس میں کچھ کنسنسس بھی ہوا ہے کہ ججز کو آن بورڈ لینا چاہیے. کیونکہ آج ایک خبر سامنے آئی، اور وہ یہ کہ فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ 11 ججز لاہور ہائی کورٹ کے اور 6 سے 7 ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے مستعفی ہو سکتے ہیں، وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے یہ تو ایک بہت بڑا جوڈیشل کرائسس ہوگا، عدالتی بحران ہوگا. لیکن میرا نہیں خیال کہ استعفیٰ کسی مسئلے کا حل ہے. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو شاید فرام ود ان دا کورٹ اب یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قاضی صاحب، میرا خیال ہے کہ اب آپ کچھ اسلوبی سے خیر بات کہہ دیں، اس کو اس سے دور ہو جائیں، کیونکہ اسی میں عافیت ہے حکومت کے لیے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، اور خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بھی. اور اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی، اور میں بیک اپ پلان کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس لگا دیا جاتا ہے، تو یہ تیسرا کریڈٹ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے پروٹیسٹ کا. تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا یا فیل ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو خبریں ہیں وہ ان کے لیے کافی ہیں کہ خاموشی ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.